कल चुनाव की तारीखों का ऐलान होने जा रहा है। आप जहां पर हैं इस वक्त उस राज्य का चुनावी समीकरण जरा बताइएगा, क्योंकि अब पार्टियों के पास बहुत कम वक्त है। अब तो मतदाता जागरूक हो जाएगा, उस मूड में आएगा कि घर से निकलना है, वोट डालना है, दिन आ गए। बिल्कुल, यहाँ पर दोनों ही राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में। आंध्र प्रदेश की खास बात यह है कि आंध्र प्रदेश में लोकसभा के साथ साथ विधानसभा के भी चुनाव होने हैं। विधानसभा के 175 सीट है और लोकसभा के लिए 25 सीट है आंध्र प्रदेश में। और वहीं तेलंगाना की अगर बात की तो यहाँ पर सिर्फ केवल 17 लोकसभा सीट्स के लिए यहाँ पर चुनाव होने हैं। तो दोनों ही राज्यों में जो है जबरदस्त चुनाव के पहले ही अभियान हमको देखने को मिल रहा है। और जिस प्रकार से बीजेपी आंध्र प्रदेश में उन्होंने टाई अप किया है तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना के साथ, और यहाँ पर वो अकेले लड़ रही है। तो फिलहाल तेलंगाना में उन्होंने कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, ज़्यादातर कैंडिडेट्स डिक्लेयर किए हैं, लेकिन अभी भी जो आंध्र प्रदेश में उनके कैंडिडेट्स हैं वो पूरी तरह से डिक्लेयर नहीं हुए हैं। हालांकि तेलुगु देशम पार्टी और जनसेना ने अपने अपने जो है 2 लिस्ट निकाले हैं। बिल्कुल, और हमारे और सहयोगी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार मुंबई हम चलते हैं, अश्विन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अश्विन, महाराष्ट्र की राजनीति की अगर बात करें तो अब चुनाव की तारीखें कल सामने आ जाएंगी, बहुत जल्द ऐलान होने वाला है। महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत जबरदस्त उठापटक देखने को मिली है, जोड़ तोड़ देखने को मिली है। वहां के चुनावी समीकरण इस वक्त किस तरह के नजर आ रहे हैं, दर्शकों को बताइए। जी देखिए, अभी तक जो महाविकास आघाड़ी का गठबंधन है उसमें बहुत कुछ उहापोह चल रही है। टिकटों के सीटों के बंटवारे को लेकर अभी तक आखिरी जो मुहर लगनी है वो नहीं लग पाई है। वंचित बहुजन आघाड़ी के प्रकाश आंबेडकर साफ तौर पे लगातार ये भी कह रहे हैं कि सीटों के बंटवारे को लेकर ही एमवीए टूट भी सकती है, यानी कि एमवीए के ही घटक में उन्हें शामिल करने का न्योता दिया गया। और अब जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, कहीं ना कहीं एमवीए के लिए मुश्किल खड़ी हो गई है कि वो अपने सीटें कौन कितनी लड़ेगा ये तय नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी ओर कहीं ना कहीं जो बीजेपी के साथ अलायंस है, अजित पवार की एनसीपी और एकनाथ शिंदे जो साथ में है, बीजेपी की तरफ से 20 सीटों पर घोषणा कर दी गई है, लेकिन एकनाथ शिंदे और अजित पवार खेमा कितनी सीटों पर लड़ेगा और कहां से लड़ेगा ये अभी तक तय नहीं हो पा रहा है। लगातार बैठकों का दौर चल रहा है। अजित पवार और एकनाथ शिंदे दिल्ली भी 2 दफा जाकर आए हैं। खुद गृह मंत्री अमित शाह मुंबई में करीब 2 दिनों तक रहकर सारी स्थितियों को जो है यहाँ पर सुलझाने में जुटे थे, लेकिन अभी तक मामला कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है। इसलिए अजित पवार गुट से और एकनाथ शिंदे की तरफ से अभी तक सीटों पर कौन चुनाव लड़ेगा ये ऐलान नहीं किया गया है। तो दोनों ही खेमों में कहीं ना कहीं कुछ खींचतान चल रही है। और अब चूंकि कल इलेक्शन की डेट्स अनाउंस हो जाएगी तो समय बहुत कम बचेगा। नियमों के हिसाब से करीब 25 दिन का एक गैप मिलता है राज्यों में, उसके लिए भी डेट अनाउंस कर इलेक्शन कमीशन की तरफ से किया जाएगा। नीतीश पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं यूपी से। यूपी की 80 लोकसभा सीट बड़ी हॉट सीट मानी जा रही है। इस बार लड़ाई बड़ी दिलचस्प है और कहा यह जा रहा है यूपी में एक तरफा इस बार लड़ाई होने जा रही है। आप वहां पर मौजूद हैं। अब तो कल चुनाव की तारीखों का ऐलान भी होने जा रहा है नीतीश। निश्चित तौर पे, और कहीं ना कहीं जो दलीय स्थिति है उसको देखकर ये लगता है कि वर्तमान समय में जो सत्ताधारी दल है वो कहीं ना कहीं तैयारियों पर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर बात करें पिछले दिनों जो लिस्ट आई तो भारतीय जनता पार्टी की जो लिस्ट आई उसमें मुख्य जगहों के जो एमपी हैं उनको वो उम्मीदवार बनाया गया है। इसकी अगर इतर बात करें तो कई ऐसे दल हैं जो अपने उम्मीदवार घोषित तो कर चुके हैं, इसके अलावा अपने जो दावे हैं वो भी कर रहे हैं। लेकिन जिस तरह से आप भी जिक्र कर रही हैं कि हॉट सीट है और सभी अपनी अपनी ताल ठोक रहे हैं, तो ताल ठोकने में अब ये देखना होगा कि कल जब इस चुनाव का ऐलान हो जाता है, तारीखों का ऐलान हो जाता है, तो जब तारीखें सामने आती हैं तो दलीय तैयारियां अब आगे किस तरह की, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में कई आंकड़े बेहद महत्वपूर्ण है। अगर जातिगत आंकड़ों की बात करें तो वो बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा विकास का जो एजेंडा है वो बेहद महत्वपूर्ण है। और इन सब के बाद अगर बात करें तो संदेश, जो अपने अपने दलीय संदेश होते हैं वो भी महत्वपूर्ण है। तो इन तीनों बिंदुओं पर जो राजनीतिक दल है वो कहीं ना कहीं हलचल की स्थिति में है और सभी अब अपने को जमीन पर उतरकर जनता के बीच ले जाने का पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि अब जब कल तारीखों का ऐलान हो जाएगा तो उसके बाद से सिर्फ और सिर्फ वोटर ही वो कड़ी है जो आने वाले दिनों में अपना सांसद चुनेगा, अपनी सरकार बनाएगा। आपको बता दें कि पिछले दिनों की जो स्थिति थी, हर दल अपनी कहे कि राजनीतिक बयान के माध्यम से जनता के दिल में उतरने का प्रयास कर रहा था। भारतीय जनता पार्टी नीचे तक उतरकर वोटरों के दिल में उतरने का एक बड़ा अभियान, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि हम हर एक दिन को चुनाव मानते हैं और एक चुनाव के बाद तुरंत
दूसरे चुनाव की तैयारी में जुट जाते हैं। तो वो तैयारी जमीन पर देखने को मिल रही है। समाजवादी पार्टी ने कई जगहों पर अपने प्रत्याशी घोषित किए, लेकिन अगर गठबंधन की बात करें तो गठबंधन में अभी अमेठी और रायबरेली ये दो ऐसी सीटें हैं जहां पर कहीं ना कहीं स्थिति अभी फंसी हुई नजर आ रही है, जिसका जिक्र हमारे जो सहयोगी संवाददाता जन हैं उन्होंने किया है। अब देखना यह होगा कि जो दलीय स्थिति है वो किस स्तर पर आती है, क्या इनकी जो सीटें बची है इनकी घोषणा तुरंत हो जाती है, अपनी अगली तैयारी के बारे में जो राजनीतिक दल है वो क्या सोचते हैं, और उधर वोटर भी कहीं ना कहीं उत्सुक नजर आ रहा है कि जब तारीखों का ऐलान होता है तो इन तारीखों के ऐलान के बाद वोटर भी अपनी रणनीति तय करते हुए नजर आएंगे। जी नितेश, ब्रह्म प्रकाश दुबे भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रह्म प्रकाश, एक बहुत दिलचस्प चुनावी समीकरण यहाँ पर बनता हुआ ये नजर आ रहा है कि INDIA वर्सेस बीजेपी, यानी कि बीजेपी एक बड़ा दल है जिसका कहीं ना कहीं नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। PM मोदी के चेहरे को सामने रखकर बीजेपी इस चुनावी मैदान में आगे बढ़ रही है। INDIA का चेहरा क्या लग रहा है कि किसे आगे रखकर ये चुनाव, ये गठबंधन लड़ेगा? क्या स्ट्रैटेजी हो सकती है INDIA की? बीजेपी का क्या तोड़ निकालेंगी? देखिए, कुछ महीने पहले अगर आप देखती तस्वीर तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष का जो इंडिया गठबंधन है वो एकजुट हो रहा है और बड़ी चुनौती दे रहा है। लेकिन आप देखिए, चुनाव की तारीख आते आते एक एक करके इंडिया गठबंधन के जो घटक दल हैं वो बिखरते नजर आ रहे हैं और धीरे धीरे करके NDA मजबूत हुआ है, और ये ठीक लोकसभा चुनाव की तारीखों के पहले हुआ है। आप देखिए, नीतीश कुमार जिन्होंने अगुवाई की थी वो इंडिया गठबंधन से जा चुके हैं, वो NDA में शामिल हो चुके हैं, और कांग्रेस ही इसमें अब इस तरह से एक बड़ी पार्टी नजर आ रही है जो लीड करती हुई दिख रही है। ऐसे में अगर 2024 के लोकसभा चुनाव में जिस तरह से मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष रणनीति बना रहा था, उसमें कहीं ना कहीं मुश्किलें अब कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों को है। तो ये तो है राजनीति की बात, लेकिन कुछ बातें मैं आपको चुनाव आयोग से जुड़ी बता दूं जो संभावित है। 15 या 16 अप्रैल को पहला फेज चुनाव का हो सकता है, जो मेरी जानकारी के मुताबिक। और दूसरी महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि इस बार 100 करोड़ से ज्यादा मतदाता होंगे, भाग लेंगे, और उनके लिए 10 लाख से ज्यादा पोलिंग स्टेशन बनाए जाएंगे देश भर में, जो चुनाव आयोग की तरफ से व्यवस्था होगी। ठीक है, ब्रह्म प्रकाश बने रहे हमारे साथ। शशि मोहन शर्मा भी इस वक्त हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं राजस्थान से, उनका रुख कर लेते हैं। शशि, कल चुनाव की तारीखों का ऐलान, राजस्थान में भी इस बार दिलचस्प चुनावी मुकाबला देखने को मिलेगा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस के बीच में। बहुत रोचक मुकाबला देखने को मिलेगा। कोशिश ये है हैट्रिक होगी या नहीं होगी। बीजेपी चाहेगी हैट्रिक करने की, हैट्रिक लगातार 25 सीट जीतने की। 2 बार बीजेपी NDA के रूप में 25 सीट जीत चुकी है। पहली बार इंडिपेंडेंटली 25 सीटों पर चुनाव लड़ा, 2014 में सभी 25 सीट जीती। दूसरी बार 2019 में एक सीट पर RLP हनुमान बेनीवाल की जो पार्टी है उसके साथ अलायंस किया, उसको NDA में शामिल करके 25 सीट जीती। लेकिन इस बार राहुल कसवा जो पिछली बार बीजेपी के प्रत्याशी थे, पार्टी छोड़ चुके हैं, कांग्रेस के टिकट पर मैदान में हैं। आपको ध्यान होगा, देश के लिए पैरालंपिक खेल में गोल्ड मेडल जीतने वाले देवेंद्र झाझड़िया को बीजेपी ने चूरू से टिकट दिया है, वहीं से राहुल कसवा को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। बहुत रोचक मुकाबला होगा। पिछली बार मुस्लिम चेहरा वो रफीक मंडेलिया के रूप में यहाँ से उतारा था कांग्रेस ने चूरू से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस एक भी मुस्लिम चेहरा संभवतः नहीं उतारेगी राजस्थान की 25 सीटों पर से। हालांकि 2014 का जो चुनाव था उसमें मोहम्मद अजहरुद्दीन को टोंक सवाई माधोपुर से उतारा था। अभी की स्थिति की बात करें तो बीजेपी 15 सीटों पर चेहरे घोषित कर चुकी है और कांग्रेस 10 सीटों पर ऐलान कर चुकी है। इनमें से तकरीबन 7 सीटों पर फेस टू फेस फाइट साफ हो गई है कि कौन आमने सामने आ रहा है। तीसरे दल की स्थिति कोई बहुत प्रभावी नहीं रहती है, लेकिन डूंगरपुर बांसवाड़ा में जो BAP है, भारतीय आदिवासी पार्टी, उसने राजकुमार रोध के रूप में अपने प्रत्याशी का ऐलान कर दिया है। मुकाबला बहुत रोचक होगा। RLP से गठबंधन की बात कांग्रेस की चल रही है। बीजेपी किसी से गठबंधन संभवतः नहीं करेगी, अपने दम पर उतारेगी। और पिछली बार कांग्रेस की कैंडिडेट रही ज्योति मिर्धा, जो लोकसभा चुनाव में नागौर से कैंडिडेट थी कांग्रेस की ज्योति मिर्धा, वो इस बार बीजेपी के सिंबल पर चुनाव लड़ती दिखाई देंगी। हालांकि विधानसभा चुनाव हारी हैं,
लेकिन पार्टी ने उनके आने को पूरा सम्मान दिया है। पहले विधानसभा में चुनाव, अब लोकसभा में टिकट। बिल्कुल विशाल, अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस बार बीजेपी ने जो अपने लिए लक्ष्य रखा है 400 पार, अब की बार 400 पार एक बड़ा लक्ष्य है और पूरे आत्मविश्वास के साथ पार्टी इस लक्ष्य की ओर बढ़ती दिख रही है, जिस तरह के दावे बीजेपी की तरफ से किए जा रहे हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो आगामी दौरे हैं दक्षिण में, उसको लेकर बीजेपी की क्या तैयारी है? दक्षिण क्रैक करना कितना मुश्किल या अब इस स्ट्रैटेजी के बाद कितना आसान बीजेपी के लिए? देखिए, बिल्कुल दक्षिण भारत पर बीजेपी ने फोकस बहुत ज़्यादा बढ़ाया, खासतौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, क्योंकि हाल फिलहाल के अगर हम प्रधानमंत्री मोदी के दौरे देखें तो दक्षिण भारत में बहुत ज़्यादा हुए हैं। क्योंकि बीजेपी कोशिश ये कर रही है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार या 370 जो बीजेपी ने खुद का लक्ष्य रखा है। क्योंकि उत्तर भारत में तो बीजेपी की राह आसान है, लेकिन दक्षिण भारत में बीजेपी के सामने कई चुनौतियां हैं, जो क्षेत्रीय दल हैं, और कांग्रेस दक्षिण भारत में काफी मजबूत स्थिति में अलग अलग राज्यों में रही है। तो ऐसी स्थिति में बीजेपी उन राज्यों में भी सेंध लगाना चाहती है दक्षिण के, जहां पर कांग्रेस मजबूत रही या क्षेत्रीय दल मजबूत रहे। और इसके लिए चाहे टीडीपी के साथ गठबंधन करना हो या प्रधानमंत्री मोदी का तमिलनाडु का दौरा बार बार करना हो, उन राज्यों पर बीजेपी ने फोकस ज्यादा किया है, जहां पर बीजेपी की उम्मीद हर बार कम रही है। लेकिन इस बार बीजेपी को की कोशिश यह है, प्रयास यह है कि ज्यादा से ज्यादा सीटें ना भी अगर दक्षिण भारत से आए, बिल्कुल बीजेपी ने खुद को इस बार बड़ा लक्ष्य दिया है, एक बड़ा टारगेट दिया है, और प्रधानमंत्री कहते भी रहे हैं कि जितना आप हासिल कर लेते हैं, कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि अगली बार उस लाइन को आप ही आगे और करें और उसको भी टच करने की कोशिश करें। उसी कड़ी में हम देख रहे हैं बीजेपी आगे बढ़ती जा रही है।